चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग टोटल 19 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। फास्ट हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कि आपका प्रमोट क्या है। तो प्रमोट उसे कहते हैं जिसमें एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश कर जाते हैं। आप सेमेस्टर 1 में थे, इसके बाद आप सेमेस्टर 2 में प्रवेश कर चुके हो। तो पास क्यों नहीं लिखा है? इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कुछ पेपर में आप फेल कर गए हो, इसीलिए। हालांकि आप सेमेस्टर 2 में जा चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका प्रमोट वाले फॉर्म भर सकते हैं। सेमेस्टर 2 का 100% बिल्कुल प्रमोट वाले भर सकते हैं, 100% भर सकते हैं। जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट तीसरे नंबर पर फेल किए हुए सब्जेक्ट की परीक्षा कब होगी। अब प्रमोट कर गए जो भी स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो उस पेपर का एग्जाम कब होगा। तो उस पेपर का जो एग्जाम है, जब न्यू स्टूडेंट जो एडमिशन करवाए हैं 24 से 28 वाले, उनका जब सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा उस समय होगा। मैं आपको बताऊंगा कि उनका एग्जाम डेट कब है, वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो उसी टाइम आपका हो जाएगा। और आपको वही सब्जेक्ट का परीक्षा देना होगा जिसमें आप फेल किए हुए हो। सारे सब्जेक्ट का परीक्षा नहीं देना होगा, जिसमें फेल किए हो उसी का देना होगा। फोर्थ नंबर देखिए, ग्रेजुएशन के फाइनल रिजल्ट में फेल किया हुआ मार्क्स रहता है क्या। जैसे कि आप ग्रेजुएट कर लोगे, 3 साल कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वहाँ पर, जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में प्रमोट किए तो उसके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है, तो क्या वहाँ भी ये वाला रिजल्ट रहेगा? तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि आपका दोबारा एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है ताकि रिजल्ट को सुधारा जाए। तो इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। 5 नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में मैंने वीडियो में नहीं बताया कभी भी। कॉपी रीचेकिंग कैसे करे और कब होगा। तो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी। उसके बाद फिर उसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। कुछ चार्जेस लगते हैं, कुछ पैसे लगते हैं, चालान कटवाने होते हैं ऑनलाइन। उसके बाद फिर कुछ डेट में आपका कॉपी रीचेकिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। प्रतिष्ठा में जान नहीं गंवाना है। आपको समझना है अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपकी राइटिंग भी अच्छी थी, आपने कॉपी अच्छे तरीके से लिखा है, सारा कुछ सही था, तभी आप कॉपी रीचेकिंग करवाइएगा। नहीं तो फिर नंबर भी घटते हैं, क्योंकि आपका कॉपी डीपली चेक किया जाएगा। यानी इतने सारे स्टूडेंट के अंडर में चेक हुआ था, उस तरीके से तो अब चेकिंग नहीं होगा, रीचेकिंग में डीपली चेक किया जाएगा। जिसके बाद फिर हो सकता है डीपली में अगर आपका जैसे तैसे आंसर होगा तो नंबर घटने की संभावना है, और अगर बिल्कुल सही में अगर आपका कॉपी अच्छा होगा तो नंबर बढ़ेगा। चलिए, इसके अलावे यहाँ पर अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किस कारण से फेल या प्रमोट किए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप जान लोगे और इस चीज़ में अगर सुधार कर लोगे तो यकीन मानिए किसी भी सेमेस्टर में प्रमोट छोड़िए खराब नंबर भी नहीं आएगा, अच्छे से अच्छा CGPA आएगा। सबसे पहला पॉइंट्स क्या आपका, उन गधों और गधियों की बात मानना छोड़ो। तो किन गधों और किन गधियों की मैं बात कर रहा हूँ? तो किसी भी टीचर को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और ज्ञान झाड़ते रहते हैं। जो नए स्टूडेंट है, अरे हम लोग तो जैसे तैसे पास कर गए हैं, आपको ग्रेजुएशन में थोड़ी ना पढ़ना होगा। नॉर्मली आप 1 आध दिन 2 दिन पढ़िए और एग्ज़ाम में लिखिए, घसड़ कर आइए और यहाँ पर आप पास हो जाओगे। तो उनके चक्कर में ना रहे। उनके टाइम में कुछ अलग ग्रेजुएशन वाला सारा कुछ नियम कानून होता था, 2 ही 3 पेपर होता था। आपका NAP लागू है और टोटल 6 से 7 पेपर होता है। तो उन गधों के चक्कर में, उन गधियों के चक्कर में ना रहे, नहीं तो आपको वो ले डूबेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स आपको अमल करना है, बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा भारत में क्या है कि सबसे ज़्यादा लोग मशवरा देने में आगे रहते हैं, चाहे उसको आता हो या फिर नहीं आता हो। दूसरे पॉइंट्स पर प्रमोट होने का रीज़न क्या है, प्रॉपर सटीक बिंदुवार साफ सुथरा ना लिखना। बिल्कुल ये सही बात है, आप लोग आंसर लिखते हो, लेकिन सच्चाई मानिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो साफ़ सुथरा सटीक नहीं लिखते हैं, ना ही पॉइंट्स वाइज लिखते हैं। अच्छा, पॉइंट्स भी लिखते हैं तो सटीक पॉइंट्स नहीं लिखते हैं। और यहाँ तक कि अगर जिनका राइटिंग ख़राब है, मैक्सिमम वही विद्यार्थी प्रमोट किए हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हमें बताए कि सर हमें तो नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन हमें क्यों प्रमोट कर दिया गया, हम तो अच्छे से पढ़े थे। तो देखिए, आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है, मैं बार बार बताया हूँ आपको वीडियो में, आपकी लिखित कॉपी के आधार पर ही वहाँ पर मार्क्स मिलते हैं। और आपको आता हो या ना आता हो, अगर आपकी लिखावट ख़राब है तो नंबर डाउन होगा, नंबर कम मिलेंगे। अब कुछ स्टूडेंट की लिखावट नहीं सुधरती है, तो उनको क्या करना है, उनको इतना साफ लिखना है, इतना साफ लिखना है, साफ़ सुथरा, ताकि कॉपी ख़राब और किचकिच ना लगे। उससे क्या होगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट गैप ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं, सटा सटा कर लिखते हैं और बहुत ही ख़राब लिखते हैं, जिस कारण से सही लिखने के बावजूद उनको नंबर नहीं मिला है। बहुत ज़्यादा पन्ना भरे फिर भी नंबर नहीं मिला है। यही रीज़न है जिस कारण से प्रमोट हुए हैं। तो ये गलती ना करें। 4.5 पेज 5 पेज ही लिखिए, लेकिन ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर भी मजबूर हो जाए कि बच्चा ज़रूर अच्छा लिखा होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट्स पर देखिए, पेपर का सही सिलेक्शन ना करना। ये स्टूडेंट की गलती नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की गलती है, या फिर NAP जो लागू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी गलती है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से NAP तो लागू कर दी है, लेकिन उसके लिए ना तो टीचर आप नियुक्त करवाते हो,
ना ही सारा कुछ प्रोवाइड करवाते हो। क्योंकि कुछ कुछ कॉलेज है ना, वो अपनी मर्जी से जो SEC पेपर है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाला जो पेपर है, वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट दे रहे हैं जैसे कि कॉमर्स वाले सब्जेक्ट है और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को पढ़ना पड़ रहा है, जिस कारण से उसमें बहुत सारे बच्चे फेल कर गए। अब बताइए, आपने पेपर दिया ठीक है, लेकिन आप क्यों नहीं कॉलेज में पढ़ा रहे हो? टोटल 7 पेपर का क्लास होना चाहिए ना कॉलेज में। इस तरीके से जितने भी पेपर अगर कॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट को साइंस वाले पेपर अगर पढ़ना होगा तो उसके लिए प्रॉपर कॉलेज में टीचर भी ज़रूरी होना चाहिए। अब समझिए कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IT, तो इसमें प्रैक्टिकल भी करवाना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जो भी डिजिटल एजुकेशन है, उससे रिलेटेड भी आपको कुछ जानकारी देनी है, तो इसके लिए टीचर होनी चाहिए, तभी उस तरीके से सब्जेक्ट का सिलेक्शन होना चाहिए। 22 से 26 वाले के साथ भी NAP में यही हाल हुआ, सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर अभी तक से सुधार होते हैं। 23 से 27 वाले के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो मेरा मानना है बहुत सारे स्टूडेंट गलत सब्जेक्ट सिलेक्शन के कारण भी फेल हुए हैं। क्योंकि देखिए, आर्ट्स वाले स्टूडेंट बचपन से आर्ट्स पढ़ते आ रहे, अब उनको अचानक इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाएगा, तो किस तरीके से स्टूडेंट वहाँ पर आंसर लिखेंगे? तो प्रॉब्लम हुई है, कुछ कारण से, रिव्यू की गलती के कारण से हुई है, जिस कारण से बच्चे प्रमोट हुए हैं। और आपको बता दें, किसी भी भाषा में आंसर लिखना हो, इंग्लिश में, हिंदी में, यहाँ तक कि अगर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के कम्बिनेशन के साथ भी अगर आंसर लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसी मर्जी करे वैसे लिखिएगा। क्योंकि एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि उनका क्वेश्चन इंग्लिश में था और वो टेंशन में आधा घंटा टाइम बर्बाद कर दिए कि हमने आंसर को लिखने में आधा घंटा टाइम बर्बाद किया, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अब इसका आंसर इंग्लिश में लिखा जाए या हिंदी में लिखा जाए। कॉमन सेंस यूज कीजिए। आपका अगर मेजर पेपर इंग्लिश होगा तभी आप इंग्लिश में आंसर लिखिएगा, नहीं तो इसके अलावा जितना भी कुछ हो मेजर पेपर है, जिस भाषा में लिखना है या कोई भी सब्जेक्ट है जिस भाषा में लिखना आप लिख सकते हो, चाहे क्वेश्चन इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो, किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आंसर सही होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आगे बढ़े, अब आपको बता दें एक सच्चाई, अभी के जनरेशन में अगर एक कॉलेज में, जैसे कि ST कोलंबस कॉलेज बहुत ही नामी गरामी कॉलेज है, MS कॉलेज है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, इस जनरेशन से पहले जो पिछला जो जनरेशन है या फिर उससे भी पिछला जो जनरेशन है, यकीन मानिए ST कोलंबस की हालात को सुधार कर रखते थे। वहाँ के स्टूडेंट के कंपेयर में कोई भी हज़ारीबाग का कॉलेज के स्टूडेंट नहीं रहता था। बहुत ही अच्छा वो कॉलेज है, बहुत ही अच्छी वहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन अभी कॉलेज की हाल जो है ना, और कॉलेज के स्टूडेंट की हाल है, आपको अगर बताएं, इस कॉलेज में जितने स्टूडेंट फेल किए लगभग 60% ह्यूमैनिटीज़ में फेल किए हैं। यानी 100 में अगर बात करें तो टोटल 60 स्टूडेंट फेल किए हैं, 40 ही पास किए हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट खुद जिम्मेदार है। क्यों? आप इतने नामी गिरामी कॉलेज में एडमिशन करवा लिए हो, कॉलेज में जाकर क्या करते हो आप अच्छी तरीके से खुद जानते हो। मतलब पढ़ाई लिखाई से कुछ मतलब ही नहीं है। मोबाइल में सिर्फ वीडियो देख रहे, रील देख रहे, उसमें व्यर्थ टाइम बर्बाद कर रहे, सेल्फी ले रहे। अरे इन सभी चीज़ों में क्यों व्यस्त हो? क्या फ़ायदा इन सभी चीज़ों से? आप घर में बोलकर आए हो कि हम कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज में क्या कर रहे हो? किसी गार्डन में बैठे हुए हो। तो मैं आपसे यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर वाकई में NAP 2020 के तहत अगर पढ़ाई करना चाहते हो, अच्छे से पढ़िए, नहीं तो अभी भी मौका है, समय आपका बर्बाद नहीं गया है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दीजिए, बहुत सारे सेक्टर है, बहुत सारे क्षेत्र है, उसमें अगर आप कीजिएगा तो कामयाब हो जाइएगा। इसके बाद देखिए 5th रीज़न क्या है, कॉलेज की लाइब्रेरी का सही उपयोग ना करना। देखिए अभी इसमें क्या मैंने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट ST कोलंबस के जो स्टूडेंट है वो जाते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर लाइब्रेरी में देखोगे तो गिने चुने लोग ही वहाँ पर बैठते हैं। बाकी कहाँ बैठते हैं? अच्छी तरीके से पता है, टाइम पास करने के लिए। तो ये भी रीज़न है जिस कारण से क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोट किए हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना रहो, अपने माता पिता को देखो, अपने माता पिता को खुश करो और खुद को खुश रहना सिखाओ। इसके बाद डायरेक्ट परीक्षा में लिखना, जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि इन गधों और गधियों के चक्कर में ना रहे। वो क्या बताएंगे कि हमने डायरेक्ट परीक्षा में ही लिखा है, इससे पहले ना ही तैयारी की है, मैंने गेस्ट पेपर पढ़ा, जैसे तैसे पढ़ा, 1-2 दिन या फिर 3-4 दिन पढ़ा, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट परीक्षा में लिखा, मैं पास हो गया। उसी तरीके से आप लोग भी यही गलती कर रहे हो, डायरेक्ट परीक्षा में लिख रहे हो। इस कारण से ही आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोट हुए हो। अब यहाँ पर वीडियो को स्किप करके गुस्से से चले मत जाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करने वाले हैं। सेमेस्टर 1 या फिर सेमेस्टर 2 या फिर किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको अमल ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला चीज़ की आखिर तैयारी किस तरीके से किया जाए। आप प्रमोट हो गए हो या फिर आप पास हो गए हो, चाहे आपकी CGP 8.5 है या फिर CGP आपकी 6.5 है, हर हाल में ये चीज़ आपको करना होगा। कॉलेज खुलने के बाद लाइब्रेरी से बुक लो, यानी जैसे आपका ये फेस्टिवल के बाद कॉलेज खुलेगा, अपने अपने कॉलेज को जाइएगा। जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं, अगर सिर्फ मेजर पेपर का क्लास होता है या माइनर पेपर का क्लास होता है, या अगर 2 ही 3 पेपर का क्लास होता है तो उस क्लास को अटेंड कीजिए। मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, अगर टीचर के क्लास को समझ में नहीं आता है तो मत अटेंड कीजिए, क्योंकि समय आपको बर्बाद नहीं करना है। आप सेल्फ स्टडी करिए। लाइब्रेरी का आप फीस देते हो, एडमिशन स्लिप निकाल कर एक बार वीडियो को रोक कर देखिए, वहाँ पर लाइब्रेरी का फ़ीस कितना रुपया है आपका एक सेमेस्टर का, वो फीस देते हो। क्या खुद से कमा कर फीस देते हो कि माँ बाप का पैसा रहता है? खुद से कमा कर कॉलेज जाते हो तो फिर पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो?
आप क्यों नहीं सोचते हो? जब हम कॉलेज आए हैं तो कॉलेज आने का कुछ तो लाभ हमको मिले, घूमने से क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों के चक्कर में इधर उधर रहने से क्या बेनिफिट होगा? ऐसा हालत हुआ है ना, कुछ कुछ दोस्त के चक्कर में क्या हुआ है कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि जिस दोस्त को मैंने बताया या जिसको भी मैंने बताया एग्ज़ाम में, वो पास कर गया बेचारा, वो खुद फेल कर गया, प्रमोट कर गया। तो दोस्तीगिरी से कुछ नहीं होगा। कॉलेज अगर जा रहे हो तो सबसे पहले कॉलेज खुलने के बाद लाइब्रेरी से बुक लीजिए। जैसे कि मेजर पेपर का अगर बुक होगा वहाँ पर बुक लीजिए, माइनर का होगा तो माइनर का बुक ले लीजिए। उसके अलावा अगर सातों पेपर का अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं तो जिस भी चीज़ का बुक अगर नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन लिखिए। लगभग जितने भी स्टूडेंट कॉलेज में हैं सभी स्टूडेंट अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार 100 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट एप्लीकेशन लिखकर कंप्लेंट कीजिए, लाइब्रेरी में ये बुक चाहिए तो चाहिए, कहीं से भी मंगाइए, हमें पढ़ना है, हम प्रमोट नहीं होना चाहते, मेरे माँ बाप पैसा बर्बाद नहीं करेंगे बार बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग कीजिए। उसके बाद देखिएगा कॉलेज की हालत कैसे नहीं सुधरती है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं उनका नोट्स बनाओ। देखिए कॉलेज से अगर आप किताब ले रहे हो, लाइब्रेरी से किताब ले रहे हो या फिर कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, बुक वगैरह, तो वो चीज़ आपको पढ़ने के लिए है, लेकिन उस किताब को आप लिख तो नहीं ना सकते हो पूरा, इतना संभव नहीं है। तो लिखना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखना है। किसी गेस्ट पेपर में मिल जाएगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस किताब के अनुसार, उस सब्जेक्ट के अनुसार। और कितना होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? हद से ज़्यादा 10 से 12 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते इंपॉर्टेंट। 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप लिख लोगे, राइटिंग के साथ नोट्स बना लोगे, फिर उसका अगर रिवीजन करोगे एग्ज़ाम के टाइम में या कभी भी, या अगर रेगुलर पढ़ते हो 1 आध घंटा देख लोगे, तो यकीन मानिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं कभी है। आपके माइंड में लगेगा कि रियल में पढ़ाई इतना टफ है ही नहीं जितना हम लोग बना देते हैं, क्योंकि हम लोग आखिर में सोचते हैं। तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करो और पढ़ाई पर फोकस करो। ये टाइम मैनेजमेंट आखिर मैंने क्यों लिखा, इसका रीज़न है, जैसे कि आप कॉलेज जा रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट का कॉलेज 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 25 किलोमीटर होगा। अगर वो कॉलेज जाते हैं क्लास करने के लिए, तो वो कॉलेज जब जाते हैं और अगर कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है तो फिर आप क्यों कॉलेज जाते हो? अच्छा, अगर कॉलेज जाने के लिए वहाँ पर टीचर अगर बोल रहे हैं तो बिल्कुल आपको जाना तो कंपलसरी है, क्योंकि ये मस्ट है। लेकिन अगर जिन कॉलेज में क्लासेस नहीं होते हैं तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है या फिर गांव मोहल्ले टोले में पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो वो कॉलेज में ही जाकर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो भाई वो 1 नंबर काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो अगर आप कॉलेज जाइए ना तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की दृष्टि से, पढ़ाई की सोच की दृष्टि से ही जाइए। कॉलेज जाते हैं, फ़ोन करते हैं, अपने दोस्तों को बुला लेते हैं और इधर इधर आधा से 1 घंटा बगर बकर करते हैं और उसके बाद फिर घर चले आते हैं। तो ये टाइम को बर्बाद ना करें, टाइम मैनेजमेंट को समझे, इसको मैनेज करें, बहुत कीमती होता है टाइम, और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। इसके बाद उत्तर याद नहीं रहता है परीक्षा में, कैसे करें? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का अगर प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पर भी पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं रहता है। ये चीज़ मेरे साथ भी होता था। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैं इतिहास का एक क्वेश्चन लेता हूँ। अभी हाल ही में मैंने सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री का एक क्वेश्चन करवाया था, चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन परिचय के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे लिखना है? आप कभी दिमाग लगाए हो? कैसे आपको रिवीजन करना है? क्योंकि आप नोट्स भी बनाओगे तो उतना पढ़ने के लिए थोड़ी ना जाओगे यार। तो एक तरीका होता है, सबसे पहले जीवन परिचय आपको रिवीजन कर लेना है। जीवन परिचय मतलब उसके बारे में कि भाई वो गुप्त काल का एक महान शासक था और उसका जो कार्यकाल है उसके कार्यकाल को लिख दीजिए कि इतना से इतना ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, और इसी तरीके से आपको उनके परिचय के बारे में लिख देना होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होता है वो उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो उसको कैसे लिखना होगा, उसको याद कैसे करना होगा? उपलब्धि मतलब उन्होंने क्या क्या हासिल किया, इस देश के लिए, इतिहास के लिए उन्होंने क्या क्या महान काम किए। तो उपलब्धि में राजा इतिहास में क्या उपलब्ध करता था, युद्ध करके और साम्राज्य जीतता था, सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज़ है। तो कोशिश कीजिएगा जिसके उपलब्धि के बारे में आपको लिखना है ना, तो एक पन्ना, खाली पन्ने में आपको लिखना है उस राजा का नाम, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियाँ, और इसको गोल घेरा ऐसे करना है। और उसके बाद एक एक करके, यहाँ पहला उपलब्धि साम्राज्यवाद, ठीक है, साम्राज्यवाद नीति को अपनाकर चंद्रगुप्त प्रथम ने बहुत सारे साम्राज्य को जीता था युद्ध के माध्यम से। जैसे कि उन्होंने मगध को हासिल किया, बिहार वाले क्षेत्र को पूरा हासिल किया, उत्तरी क्षेत्र कहीं ना कहीं इन्होंने कब्जा कर लिया था। इस तरीके से पहला पॉइंट्स आपको पॉइंट्स बनाकर डायग्राम बनाकर याद करना है। डायग्राम क्यों बनाना है? क्योंकि लिखी हुई चीज़ों को दिमाग एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसको अपने अंदर छापती नहीं है। लेकिन अगर डायग्राम बना रहेगा कार्टून के जैसा, तो वो चीज़ दिमाग में तुरंत आएगा एग्जाम में, अरे यार हमने डायग्राम बनाया था और पहला पॉइंट लिखा था साम्राज्य। इसी तरीके से दूसरा जो था वो कला और संस्कृति,
तीसरा जो पॉइंट्स है वो धर्म को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने विस्तार किया, ब्राह्मण धर्म को आरक्षण दिया, या इसके अलावा वो धर्म के दृष्टि से सहिष्णुता थे, यानी सारे धर्मों को वो रिस्पेक्ट करते थे। इस टाइप से आप यहाँ पर पॉइंट्स बनाइए। इसी तरीके से आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। और एक बार और बता दूँ, अगर आप बुक पढ़िएगा ना लाइब्रेरी से लाकर, तो मेरे से भी ज़्यादा आपके अंडर में नॉलेज होगा और मेरे से ज़्यादा पॉइंट्स बना सकते हो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये काम करके देखिए एक बार प्रैक्टिकली, और हमें व्हाट्सअप में या फिर इसी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, सर रियल में ये चीज़ काम किया, वाकई में काम करेगा, मैंने भी खुद अपनाया था। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन आता है ना, तो यही रीज़न है, एग्ज़ाम डेट। तो परीक्षा तिथि सेमेस्टर 2 की अगर बात करें, सभी का इंटरनल एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, लगभग कॉलेज का कंप्लीट हो गया होगा। तो आपकी जो परीक्षा फॉर्म है वो अप्लाई इसी नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी डेट आ सकता है, या फिर हो सकता है ये छठ पूजा के बाद डेट आ जाए। और डेट आएगा तो लगभग 8 से 10 दिन का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। 8 से 10 दिन के टाइम में एग्ज़ाम फॉर्म भर के कंप्लीट कर दोगे, और उसी एग्ज़ाम फॉर्म में, यानी एग्ज़ाम फॉर्म के नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम के डेट के बारे में संभावित तिथि दी हुई रहती है। यानी उसमें लिखा रहेगा कि आपकी परीक्षा जो है, यानी जो बाह्य परीक्षा है, एक्सटर्नल परीक्षा, वो संभावना है कि इस महीने में होगा, वहाँ पर लिखा रहेगा। और ये जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नवंबर में जब आ जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, डेट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद यानी इस फॉर्म के 8 से 10 12 15 दिन के बाद, यानी लास्ट नवंबर में आपका परीक्षा डेट भी आने की पूरी संभावना है। लास्ट नवंबर में परीक्षा डेट आ जाएगा सेमेस्टर 2 का। अब परीक्षा डेट आ जाएगा लास्ट नवंबर में, उसके बाद फाइनल परीक्षा कब होगी, तो यहाँ पर देख लीजिए, फाइनल परीक्षा का जो डेट है वो दिसंबर में ही आपका होने वाला है। पूरा जो दिसंबर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका परीक्षा ही लिया जाएगा, पूरा दिसंबर आपका परीक्षा लिया जाएगा। हो सकता है मे बी 1-8% चांस है कि एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में चला जाए, कोई कोई सब्जेक्ट जनवरी में जा सकता है। सेशन ऑलरेडी लेट है, अगर 24 में कंप्लीट हो गया तो फिर यूनिवर्सिटी के माइंड में बहुत बड़ा टेंशन जो है वो निकल जाएगा। इसके बाद बात करें सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम डेट कब होगा, आखिर इनका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी या फिर मार्च में कंडक्ट करवाई जाएगी। मार्च से अप्रैल में समझिए कि 100% आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मार्च में तो 99.9% चांस है। अच्छा, अगर सेशन अगर जल्दी करवाना चाहे तो फरवरी से मार्च में ही आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो सेमेस्टर 1 वाले अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई आप लोग सेमेस्टर 1 का रिजल्ट देख चुके हो NAP 2020 के तहत 23 से 27 वालों का, तो उससे सीख लीजिए और अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो वीडियो को देखते हैं, लाभ लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उस लिंक से ज्वाइन करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी वहाँ पर जानकारी दी जाती है, या फिर जो भी मेरे क्लासेस वाले वीडियो होते हैं वो वहीं पर सबसे पहले शेयर की जाती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।